बच्चों आज हम पढ़ेंगे फिजिकल साइंस एंड एनवायरनमेंट क्लास 10 का छठा चैप्टर यानी करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और आज का टॉपिक है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों आपने अक्सर देखा होगा कि जब एक प्लास्टिक की कंघी को सर पे कंघी करने के बाद छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के करीब लाते हैं तो वो कागज़ का टुकड़ा उछल उछल कर कंघी में चिपक जाता है। ठीक इसी तरह मैंने यहाँ पर दिखाया है कि एक प्लास्टिक के पाइप को जब किसी रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े पर के करीब लाया जाता है तो वो कागज़ का टुकड़ा उछलकर पाइप में चिपक जाता है। दूसरी तरफ मैंने दिखाया है कि ये एक सोले का प्लेट है और ये दूसरा सोले का प्लेट है। दोनों को किसी रेशम के कपड़े से घसने के बाद जब एक दूसरे के करीब लाते हैं तो ये एक सोले का प्लेट दूसरे सोले के प्लेट को धक्का देकर ऊपर की तरफ उछाल दे रहा है। तो अब सवाल पैदा होता है कि इन चीज़ों में ये सलाहियत आती कहाँ से है। तो इसका जवाब है कि जब इन चीज़ों को जब किसी दूसरी चीज़ों से लगड़ा जाता है तो इनमें एक खुसूसियत पैदा हो जाती है जिसे चार्ज कहते हैं। यानी लगड़ की वजह से इनमें चार्ज पैदा हो जाती है। इनमें दो किस्म के चार्ज पैदा होती है। एक किस्म के चार्ज को मुस्बत चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज कहते हैं और दूसरा किस्म के चार्ज को मुनफी चार्ज या नेगेटिव चार्ज कहते हैं। मुख्तलिफ तजुर्बों के ज़रिए ये साबित हुआ है कि दो एक ही तरह के चार्ज को जब एक दूसरे के करीब लाया जाता है तो वो एक दूसरे को धक्का देकर एक दूसरे से दूर भागते हैं। जिस तरह आप तस्वीर में देख सकते हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज को जब करीब लाने की कोशिश किया जा रहा है तो एक दूसरे को धक्का देकर वो दूर भाग रहे हैं। इसी तरह जब दो नेगेटिव चार्ज को भी एक दूसरे के करीब रखा जाता है तो वो भी एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। लेकिन अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे के करीब रखा जाता है तो वो आपस में एक दूसरे को खींचते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसे आप तस्वीर में देख सकते हैं। यहाँ तस्वीर में मैंने एक चार्ज को दिखाया है जो एक जगह रुकी हुई है और यहाँ पे मैंने दिखाया कि ये चार्ज लगातार एक जगह से दूसरी जगह आगे बढ़ रही है। तो जो चार्ज एक जगह रुकी हालत में हो, साकिन हालत में हो, उस तरह के चार्ज को कहेंगे स्टैटिक चार्ज या नॉन मूविंग चार्ज। जबकि जो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हो या आगे बढ़ रही हो, इस तरह के चार्ज को कहेंगे करंट चार्ज या मूविंग चार्ज। कूलम्स नाम के एक साइंटिस्ट ने स्टैटिक चार्ज के ऊपर यानी रुकी हुई चार्ज के ऊपर एक खुलिया दिया है, एक लॉ दिया था जिसे कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। आइए इस कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पहले समझने की कोशिश करते हैं। कूलम्स का कुलिया कहता है कि दो चार्ज शुदा चीज़ों के दरमियान पैदा होने वाली कुव्वत कशिश या कुव्वत तदाफ़ा इनके दोनों चार्ज की कीमत के हासिल ज़रब के बहरास मुतनासिब यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इनके दरमियानी फासले के मुरब्बा के बिलवास्ता मुतनासिब यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर किसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में डिटेल्स में जानना है तो वो हमारे बॉयस लॉ के वीडियो में पिछले वीडियो में मैंने बना कर दे दिया है, उसे आप देखकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ सकते हैं। यहाँ पर हम कूलम से कुलिये के मुताबिक हम मान लेते हैं कि चार्ज Q1 और Q2 जो है वो दोनों के दरमियानी फासला जो है स्मॉल r है और दोनों के दरमियान पाए जाने वाला फोर्स कैपिटल F है। तो कूलम्स के लॉ के मुताबिक हम लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, ये इक्वेशन 1 होगा, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये इक्वेशन 2 बनेगा। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर देते हैं तो हमें मिलता है F इज वेरीज टू Q1 इंटू Q2/r²। अगर हम इस वेरिएशन के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर एक इक्वल टू देना पड़ता है और यहाँ पर एक k देना पड़ता है। इस k का नाम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या कूलम्स कांस्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि कूलम्स लॉ बयान कीजिए तो आपको सिर्फ इस कूलम्स लॉ को बयान करना है यहाँ से यहाँ तक। अगर आपसे ये कहा जाए कि कूलम्स लॉ को बयान कीजिए और इसे एक्सप्लेन भी कीजिए तब आपको कूलम्स लॉ को बयान करने के साथ साथ आपको मान लिया है k से लेकर यहाँ इक्वेशन तक पूरा दिखाना होगा। F इक्वल टू k इंटू Q1 इंटू Q2/r²। कूलम्स के कुलिये से हमें एक इक्वेशन मिलता है, फोर्स इक्वल टू k इंटू Q1 इंटू Q2/r²। फोर्स की इकाई CGS सिस्टम में और SI सिस्टम में आपको पता होना चाहिए, फोर्स की इकाई CGS सिस्टम में होती है डाइन, जबकि फोर्स की इकाई SI सिस्टम में होती है न्यूटन। ठीक इसी तरह Q1 और Q2
चार्ज को बताती है। चार्ज की इकाई होती है एसआई सिस्टम में कूलम, और सीजीएस सिस्टम में चार्ज की इकाई होती है एसी ऑफ चार्ज। जबकि आर रिप्रेजेंट करता है दोनों चार्ज के दरमियान के दूरी को, और आर की इकाई होती है यानी डिस्टेंस की इकाई एसआई सिस्टम में होती है मीटर और सीजीएस सिस्टम में होती है सेंटीमीटर। यहाँ पर के को कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट, और आपको पता होना चाहिए कि के का वैल्यू क्या होता है। एसआई सिस्टम में के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ जबकि सीजीएस सिस्टम में के का वैल्यू होता है 1। एसआई सिस्टम में के को हम 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। आपको तमाम चीज़ों की इकाई का पता होना चाहिए ताकि एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इन इकाइयों के से उनके मुतालिक सवालात आते हैं। आइए अब हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या पोटेंशियल के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या पोटेंशियल किसे कहते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक शख्स कुछ बोझ को उठाए हुए अपनी पीठ पर, जिसकी कीमियत या मास एम है, सीढ़ियां चढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, सीढ़ियां चढ़ने के दौरान ये कुछ न कुछ काम अंजाम देता है। मान लीजिए ये जमीन से कुल एच ऊंचाई तक ऊपर उठ रहा है, तो इसके जरिए काम जो अंजाम पाता है, वर्क डन, वो W होता है। तो W इक्वल टू होता है एम इंटू जी इंटू एच, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। ठीक इसी तरह एक चार्ज भी सीढ़ियां चढ़ रहा है। इस चार्ज के इस सीढ़ियां चढ़ने के दौरान कुछ न कुछ काम अंजाम पाता है। अब मान लीजिए कि ये चार्ज इन्फिनिटी पॉइंट यानी इस पॉइंट से चलता हुआ पॉइंट P तक पहुंचता है। तो इस चार्ज के इस इन्फिनिटी से P पॉइंट पहुंचने के दौरान में जो काम अंजाम पाता है, मान लीजिए कि वो W काम अंजाम पाता है, तो W और Q का रेशियो को कहेंगे पोटेंशियल इस पॉइंट का, P पॉइंट का। यानी कि किसी चार्ज का इन्फिनिटी से पॉइंट P तक जाने में जो काम अंजाम पाता है, उस काम के रेशियो और उस चार्ज के रेशियो को कहते हैं पोटेंशियल। आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू W/Q, यानी वर्क डन बाय द चार्ज अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक गैर सिमट्री मिकदार यानी कि स्केलर में क्वांटिटी होता है, और इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या पोटेंशियल की इकाई सीजीएस एसआई सिस्टम में वोल्ट होती है और सीजीएस सिस्टम में स्टैट वोल्ट होती है। एक वोल्ट की तारीफ आप इस तरह से कर सकते हैं कि किसी नुक्ते पर पोटेंशियल 1 वोल्ट, किसी नुक्ते पर पोटेंशियल 1 वोल्ट है, इसका मतलब यह है कि 1 कूलम मुस्बत चार्ज को इन्फिनिटी से इस नुक्ते तक लाने के लिए 1 जूल काम करना पड़ेगा। अब आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि बरकी मैदान यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड या बरकी फील्ड किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड किसे कहते हैं कि किसी चार्ज शुदा शय की इलेक्ट्रिकल फील्ड से मुराद इस चार्ज के चारों तरफ वो हल्का है जिसके अंदर इस चार्ज का असर होता है। मान लीजिए हम एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रखते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ इसका असर फैल जाएगा। एक नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो इसका असर एक खास दूरी तक इसका असर फैल जाएगा, या इसी जितनी दूरी तक इस पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज का असर रहता है उस चार्ज का फील्ड कहलाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पे ये एक पॉजिटिव चार्ज रखा तो इसका असर चारों तरफ दिख रहा है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, इसके असर चारों तरफ दिख रहा है। अगर इस असर के बीच में कोई दूसरा चार्ज रखेंगे तो ये चार्ज उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा या अपनी तरफ से धक्का देने की कोशिश करेगा। तो ये चार्ज का फील्ड से मुराद उस चार्ज का असरात जितनी दूर तक रहता है उसे इस चार्ज का फील्ड या इलेक्ट्रिकल फील्ड कहते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या सिर्फ पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। यहाँ पानी से भरा 2 टैंक ए और टैंक बी है। ये दोनों आपस में एक पाइप के जरिए जुड़े हुए हैं। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि अगर इस टैप को खोल दिया जाए तो पानी ए से बी की तरफ फ्लो करेगा या बी से ए की तरफ फ्लो करेगा, तो आप तमाम लोग ये जवाब देंगे कि जाहिर सी बात है पानी ए से बी की तरफ बहेगा। लेकिन अगर हम सवाल करें कि ए से बी की तरफ क्यों बहेगा, तो आपका जवाब होगा कि चूंकि एक टैंक में पानी ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा पानी से कम पानी की तरफ यानी बी टैंक की तरफ फ्लो करेगा। ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों, आपको मैं इस टैंक के ज़रिए समझाता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं सवाल करूँ कि ए टैंक में पानी ज़्यादा है या बी टैंक में पानी ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि ए टैंक चूँकि बड़ा टैंक है इसमें पानी ज़्यादा है।
अगर अब हम सवाल करते हैं कि पानी ए टैंक से बी की तरफ जाएगा या बी टैंक से ए की तरफ फ्लो होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर आपका जवाब है ये है कि पानी ए टैंक से बी की तरफ फ्लो करेगा, तो आप गलत है, क्योंकि पानी यहाँ ना ए टैंक से बी की तरफ फ्लो करेगा ना बी टैंक से ए की तरफ फ्लो करेगा, क्योंकि पानी का लेवल दोनों टैंक में बराबर है। यानी टैंक ए में जितना पानी की ऊंचाई है, टैंक बी में भी पानी की ऊंचाई उतनी ही है। तो अब समझ में आया आपको कि पानी का बहाव पानी की मिकदार यानी क्वांटिटी पर मुनहसर नहीं करती है, बल्कि पानी के हाइट के ऊपर डिपेंड करती है। जिस टाइम में पानी का हाइट या लेवल ज़्यादा होगा, वहाँ से पानी कम लेवल वाले टैंक की तरफ बहेगी। तो जिस तरह पानी का बहाव ज़्यादा लेवल वाले टैंक से कम लेवल वाले टैंक की तरफ यानी लो लेवल वाले टैंक की तरफ होता है, यानी कि पानी के लेवल के डिफरेंस पर मुनहसर करता है, ठीक इसी तरह करंट का बहाव भी, इलेक्ट्रिकल करंट का बहाव भी हाई पोटेंशियल वाले चीज़ों से लो पोटेंशियल वाली चीज़ों की तरफ होता है। यानी कि अगर जहाँ पे पोटेंशियल हाई है वहाँ से करंट, जहाँ पोटेंशियल लो है वहाँ की तरफ बहती है करंट। तो इस पोटेंशियल जिस तरह पानी का लेवल की डिफरेंस की, हाई लेवल और लो लेवल की मतलब एक लेवल का डिफरेंस आ गया, इस लेवल के डिफरेंस की वजह से पानी का बहाव होता है, उसी तरह पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से करंट का एक जगह से दूसरी जगह बहाव होता है। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की तारीफ कुछ इस तरह से कर सकते हैं। किसी भी बरकी फील्ड में यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड में इकाई चार्ज को एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक ले जाने में जो काम की मिकदार अंजाम दी जाती है, वही काम की मिकदार दोनों नुक्तों के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। यानी कि इस पॉइंट से अगर हम किसी क्यू चार्ज को इस पॉइंट तक लेके जाते हैं, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है और इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ से यहाँ तक जाने में जो काम अंजाम पाता है W, और यहाँ से यहाँ तक जाने वाला चार्ज Q, दोनों के रेशियो के, यानी V2 माइनस V1 बराबर होता है W/Q के। आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को समझने के लिए आप इस तस्वीर और इस पानी की मिसाल ले सकते हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो कर रहा है। लगातार पानी का हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करने की वजह से ये व्हील घूम रहा है, क्योंकि पानी व्हील से होकर गुजर रहा है, जिसकी वजह से व्हील लगातार घूम रहा है। कुछ देर के बाद जब पानी का फ्लो रुक जाएगा तो ये व्हील भी घूमना बंद हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ये व्हील लगातार घूमता रहे तो हमें लो लेवल से पानी को उठाकर हाई लेवल में दोबारा ले जाना होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि पानी का फ्लो लगातार हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जारी रहेगा। इसके लिए क्या करना होगा, मुझे इसके लिए कोई बैरूनी कुव्वत का मदद लेना होगा। यहाँ पे बैरूनी कुव्वत से मुराद हमें एक वाटर पंप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये वाटर पंप जो बैरूनी कुव्वत है, ये पानी को दोबारा लो लेवल से उठाकर हाई लेवल की तरफ ले जाएगा, जिसकी वजह से पानी का फ्लो दोबारा जारी हो जाएगा, जिसकी वजह से ये व्हील दोबारा घूमना शुरू कर देगा। ठीक इसी तरह अगर आप एक पंखा या मोटर को घुमाना चाहते हैं, इसके व्हील को घुमाना चाहते हैं, तो आपको इससे करंट गुजारनी होगी, यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो या करंट का फ्लो आपको पता है कि हाई पोटेंशियल से हमेशा लो पोटेंशियल की तरफ होती है। लगातार अगर इसी तरह से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहेगा तो ये पंखा घूमता रहेगा। जिस तरह से इस व्हील को घुमाने के लिए लगातार पानी का हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो होना जरूरी है, इसी तरह से इस पंखा को लगातार घुमाने के लिए इलेक्ट्रॉन का भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बहना जरूरी है। तो इस पंखा को लगातार घुमाने के लिए लो पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन को दोबारा हाई पोटेंशियल की तरफ ले जाना भी जरूरी है, ताकि ये फ्लो कंटिन्यूसली होता रहे। जिस तरह से ये काम यहाँ पे पंप करता है कि पानी को लो लेवल से उठाकर हाई लेवल की तरफ ले जाता है, ठीक उसी तरह यहाँ पर ये काम बैटरी करता है, जो लो पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रॉन को उठाकर दोबारा हाई पोटेंशियल की तरफ ले जाता है। तो बैटरी की यही सलाह है जिसके तहत वो लो पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रॉन को उठाकर हाई पोटेंशियल या हाई एनर्जी की तरफ ले जाता है। इसी सलाहियत को बैटरी का ईएमएफ कहते हैं। यानी बैटरी वो बैरूनी ताकत है जो करंट को लगातार बहने में मदद करती है। जिस तरह से ये वाटर का पंप लगातार पानी को नीचे से ऊपर ले जाकर फेंकती रहती है, जिससे पानी लगातार बहता रहता है, ठीक यही काम यहाँ पर बैटरी करता है। बैटरी की इसी सलाहियत को बैटरी का ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ की तारीफ कुछ इस तरह से किया जा सकता है कि खुले हुए सर्किट यानी ओपन सर्किट में किसी
कि सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस का फर्क होता है उसे ईएमएफ कहते हैं। या उसे कुछ इस तरह से भी तारीफ की जा सकती है कि किसी बल्कि सेल में 1 कूलम चार्ज को मुस्बत कुतुब से मुनफी कुतुब तक लाने में जो काम करना होता है उसे सेल का ईएमएफ कहते हैं। अच्छा, ईएमएफ की इकाई क्या होती है? तो एसआई निज़ाम में ईएमएफ की इकाई वोल्ट होती है। अगर एग्जाम में पूछा जाए किसी बैटरी का ईएमएफ या सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका जवाब होगा, इसका मतलब ये हो किसी सेल का ईएमएफ ऑफ ए सेल इज 1.5 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि 1 कूलम चार्ज को सेल के मुस्बत कुतुब से मुनफी कुतुब तक ले जाने में 1.5 जूल काम करना पड़ता है। एग्जाम में ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क भी पूछा जाता है। आपको कम से कम 2 या 3 फर्क को याद रखना होगा। आपको मैंने यहाँ पे फर्क दे दिया है, आप देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का ये पहला पार्ट यहीं तक रखते हैं, अगला पार्ट बहुत जल्दी आप तक पहुंच जाएगा। तो बच्चों, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप YouTube पर जाकर फरासा एडुक्लॉट को सर्च करें और इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मज़ीद ये कि आप फरासा एडुक्लॉट को फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करते रहें ताकि सब्जेक्ट से मुतल्लिक नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे।